एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान विषय के यूजीसी नेट सॉल्व पेपर जनवरी 2017 तृतीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें कुल 75 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि वह भी दर्शाना होता है कि इसका अर्थ है। यह दर्शाने के लिए किसी प्रथा का क्या अर्थ है तो ऐसा क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। तो साथियों, ये जो कथन है ये है GH सेवाइन का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह कथन बिल्कुल सही है। क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, ना कि इसकी भौतिक स्थितियाँ। यह भी लेनिन कथन है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो जो उपयुक्त कथन है ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे एक सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। उसमें जो है सूची ए में प्लेटो के संवाद है और प्लेटो के संवाद से संबंधित जो है विषय दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सिंपोजियम में क्या है? प्रेम तत्व की तत्वमीमांसा है। फिलेबस विचारों के सिद्धांत का नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। और टाइमियस भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र है और रिपब्लिक जो है राजनीति का क्षेत्र है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। नीचे दो विकथन दिए गए, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैकियावलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए है। तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैकियावली दो प्रकार की नैतिकता की बात करता है, जो है शासक के लिए और दूसरा जो है आम नागरिक के लिए। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। यह कथन भी बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो साथियों, थॉमस हॉब्स के विचारों को दार्शनिक अतिवाद के रूप में शामिल किया गया है। ये इसकी श्रेणी में आता है। कुछ लोग मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। तो कथन बिल्कुल सही है। समस्या उनकी अपने रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नीचे कुछ जो है पुस्तकें दी गई हैं और उनको जो है क्रम में लगाना है। ये पुस्तकें श्री अरविंद घोष की हैं। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं का क्रम क्या है। तो लव एंड डेथ जो है सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद लाइफ डिवाइन लिखी गई थी। उसके बाद सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल ये लिखी गई थी और ए से जन गीता उसके बाद लिखी गई थी। तो 1 2 4 3 जो है इसका क्रम होगा।
अगला प्रश्न जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो जो है पीटर विंच ने जो है खंडन किया था। पीटर विंच जो है एक अंग्रेज दार्शनिक हैं और इन्होंने इस विचार का खंडन किया था कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारण के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। वर्ष 1960 में आलमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो ईस्टर्न के जो राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था उसी के जो है विस्तृत व्याख्या जो है आलमंड और पावेल ने जो है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में किया था। अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? तो जो उपयुक्त टिप्पणी है ये जो है शुम्पीटर की है। शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1934 में यह टिप्पणी किया था कि अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? तो देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका अंग है, सहिष्णुता तथा संपत्ति भी इसका अंग, बहुमतवाद इसका अंग नहीं है, अल्पसंख्यकों को अधिकार ये भी जो है उदारवादी संविधानवाद का अंग है। बहुमत उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है। बहुमत पर आधारित सरकारें लोकतांत्रिक होती हैं, पर वे प्रतिनिधित्मक भी हो यह आवश्यक नहीं है। सामान्य निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था में छोटे छोटे अल्पसंख्यक समूह कभी भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार के संगठन में किसी न किसी प्रकार से सभी वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों तथा विशिष्ट हितों को भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसका जो सफलता का मुख्य कारण क्या है? समाज में अत्यंत अल्प विरोध है। तो जो समाज में अत्यंत अल्प अंतर विरोध है, इसके कारण जो है अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली बिल्कुल सफल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। विस्तृत भूभाग होते हुए भी अमेरिका में सामाजिक रूप से अल्प अंतर विरोध देखा जाता है, जिससे संविधान एवं उस पर आधारित नीतियों का नियमन विविधतापूर्ण समाजवादी देशों में तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ग्रेट ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के कारण सफल लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भी है। यहाँ विकसित संविधान है जो प्रथाओं, परंपराओं, अभिसमयों आदि के माध्यम से वर्तमान स्थिति में पहुँचा है। हाउस ऑफ लॉर्ड एक समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन हुआ करता था, किंतु वर्तमान में इसकी भूतकालीन गरिमा को देखते हुए एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। अभिकथन एक जो है हंटिंगटन का यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक एवं मध्ययुगीन प्रथा है। तो जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं है। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करें। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति अधिकाधिक राष्ट्रपति में केंद्रित होती जा रही है। राष्ट्रपति ही समस्त राजनीतिक गतिविधियों का नियामक बनता जा रहा है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य तथा सरकार के स्पष्ट प्रतिनिधि के तौर पर उभरा है, जैसा कि मध्ययुगीन राजतंत्रों में देखने को मिलता है, जहां राजा ही राज्य एवं सरकार का मुखिया होता था। ऐसे में हंटिंगटन का यह कथन सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है, क्योंकि अन्य लोकतंत्रों में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं है। अगला प्रश्न, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का सार तत्व है। अपने उद्भव से लेकर अब तक उदारवाद एवं इसके सहयोगी विचारधाराओं ने विविध स्वरूपों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास किया है। जैसे जैसे दुनिया में उदारवादी लोकतंत्रों की संख्या बढ़ रही, वैसे ही व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास हेतु अधिक से अधिक मानवाधिकारों की चेष्टा करने लगा है। इस प्रकार मानवाधिकारों की रक्षा को केंद्र बिंदु मानते हुए पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजन वर्गवाद को अनुकूल बनाए रखने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए, ये पूर्वापेक्षा है। अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, ये भी पूर्वापेक्षा है। सुशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति, ये भी पूर्वापेक्षा है। एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली, यह शुम्पीटर के जो है अभिजात वर्गवाद में नहीं आता है। शुम्पीटर क्या है? शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली पूर्वापेक्षा नहीं है। शुम्पीटर की रचना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1947 के अनुसार लोकतंत्र ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र बाजारवादी साम्यवस्था की भांति है जिसमें नेता अधिक से अधिक वोटों की खरीद करता है तथा मतदाता उस व्यक्ति दल को वोट देते हैं जिसमें वह अधिकतम लाभ हो। मान्यता और प्रतीक, निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो जो है ये जो है विशेषताएं वेबर की हैं। वेबर के अनुसार युगों पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समादेश का पालन किया जाता है। चमत्कारी सत्ता में वैधता का आधार केवल करिश्मा है। वह अपने प्राधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक यह सिद्ध होता रहे कि मान्यता प्राप्त करता है और अन्यायियों को संतुष्ट कर सकता है। राजनीतिक अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित लेखक हैं। जॉन रॉस की जस्टिस एज फेयरनेस, यानी न्याय का संगतता सिद्धांत है। जॉन सी हर्साई की जो है द मैक्सिमम प्रिंसिपल। रिचर्ड जी अर्नेसन, इनकी जो है रचना है प्राइमरी गुड्स कंसीडर्ड। अलेक्स कालिनिकोस की रचना है इक्वलिटी ऑफ व्हाट। तो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है कि संपत्ति को विनियमित करने, उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार है। ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो जो ये उपयुक्त जो परिभाषा है ये जॉन लॉक की है। और संपत्ति के अधिकार का जन्मदाता भी जॉन लॉक को माना जाता है और जॉन लॉक को उदारवाद का भी जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक जीवन में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? तो उपयुक्त कथन जो है आपका डेविड मैकलेलन का है और 1955 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी कंसेप्ट इन सोशल थॉट में जो है ना इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। तो यह बिल्कुल सही है। उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण रूप में विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम है, यह भी सही है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है, यह भी सही है। उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? तो उपयुक्त जो कथन है वो उपयोगितावादी विचारक J.S. मिल का है। J.S. मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक था। तो उसने कहा था कि जो है किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। मिल कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर जाने से रोकना उचित है जहां वह अनजाने में जा रहा है, जबकि वहां जाना अत्यधिक खतरनाक है। पर्यावरण संबंधी हरित दलों को उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो हरित दलों को जो उद्भव हुआ है वो नवीन सामाजिक आंदोलन से हुआ है।
जो नव सामाजिक आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन है जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभर कर सामने आए हैं। इनमें पर्यावरण संबंधी आंदोलन, नारी अधिकार आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, शांति आंदोलन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी क्रम में पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव नवीन सामाजिक आंदोलनों से हुआ है। डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? तो जो डुवर्जर के अनुसार द्विदलीय प्रणाली जो उभर कर आई, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से। डुवर्जर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध माना है। उनके अनुसार निर्वाचन प्रणालियों का दल पद्धतियों के क्रमिक विकास में नियामक प्रभाव रहता है। डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से उभर कर आई है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का जो सबसे पहले प्रयोग ग्रेवियल आमंड ने किया था। और ग्रेवियल आमंड ने जो है इसका प्रयोग जो है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963 नामक इस पुस्तक में किया था। इसमें इन्होंने 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी व मैक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का समीक्षा की थी। और ग्रेवियल आलमंड के साथ सिडनी वर्बा भी सम्मिलित थे, जिन्होंने जो है राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? तो संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण है, प्रभावकारी स्थिति निर्धारण यह भी है, मूल्यांकन स्थिति निर्धारण यह भी है। यानी ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण और प्रभावात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकन अभिमुखीकरण है, लेकिन व्यक्तिक स्थितिकरण जो है इसमें संबंधित नहीं है। राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? तो जो राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी जो तुलनावादी विचारक होते हैं वे अल्प विकास, निर्भरता और साम्राज्यवाद पर बल देते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते हैं। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों जो मॉडर्नाइजेशन है और जो पॉलिटिकल डिके है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डिके के लेखक हैं हंटिंगटन, और इनकी पुस्तक का भी नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। इसी में इन्होंने आधुनिकीकरण और अपक्षय का सिद्धांत दिया था। हंटिंगटन के साथ राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है। राजनीतिक अपक्षय का मूल कारण राजनीतिक संगठनों व क्रिया विधियों का संस्थाकरण न होना है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है। वर्ष 1946 की आंतरिक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। इसका जो अध्यक्ष था वो गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के पद दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे, यह भी सही। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, यह भी सही है। उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है, तो यह सही है। कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को याचिका जारी कर सकता है, यह भी सही है। कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है, यह भी सही है। लेकिन किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय के अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती, यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ में जो है अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया है। और विनीत नारायण का मामला था वो 1971 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था।
पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने जो डाक संशोधन विधेयक था 1986 में, उसमें जो उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है? तो जो उपयुक्त कथन है वो भारतीय संघवाद के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का है। आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है और ये चला था पंजाब राज्य में 1920 में। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? तो जो है दिलीप पडगांवकर जो है संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? तो पीके थुंगन जो समिति का गठन हुआ था प्रखंड स्तर पर आयोजना है तो दिशा निर्देश तैयार करना, क्योंकि पीके थुंगन समिति जो है आपके पंचायती राज से संबंधित थी। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1964 में उभर कर सामने आई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें जो सूची ए है उसको सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कुछ बात दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो है मामले दिए गए हैं कि किस विषय से संबंधित ये थे। तो जो रुदल बनाम बिहार राज्य था, इसका जो संबंध था वो मौद्रिक मुआवजा से संबंधित था। और एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल का जो मैटर था वो आपका था जीने के अधिकार से संबंधित। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये जो प्रकरण था ये था तिरंगा फहराने के अधिकार से संबंधित था। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से ये चुनाव हेतु उम्मीदवारों को पूर्वव्रत जानने का अधिकार। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? तो ये जो किया है वो रजनी कोठारी ने किया है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक भारत में राजनीति कल और आज 1970 में भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो यह तो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य ये किससे संबंधित है? तो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2011 से संबंधित है। और राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। महिला और बाल विकास जो है मंत्रालय ये जो है आपका जो 2006 में बना था। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 में प्रारंभ किया गया था। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव के खर्चे राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया था? तो ये जो था न्यायमूर्ति पी जीवन रेड्डी की समिति थे, उसके द्वारा जो है चुनाव के खर्चे का राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया गया था। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसका जो उद्देश्य होता है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था? तो 64वां संविधान संशोधन द्वारा सर्वप्रथम इसको जो है दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो वित्त आयोग का संबंध, जो वित्त आयोग होता है इसको 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति है, मंडल पंचायत अशोक मेहता समिति है और नगर पंचायत जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिनियम द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फेंसाइन आर फ्रैंकल तथा M.S.A. राव ने जो है सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और फ्रेंसाइन आर फ्रैंकल तथा M.S.A. राव ने अपनी पुस्तक डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया डिक्लाइन ऑफ ए सोशल ऑर्डर 1990 में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है? तो ट्रिब्यून जो समाचार पत्र आता है उसका जो प्रबंधन है एक ट्रस्ट द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था केवल कार्यान्वित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? तो जो उपर्युक्त कथन है ये श्रीमती इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने समर्पित जो है नौकरशाही की बात कही थी। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने केवल व्हिसल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की थी? तो जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने जो है व्हिसल ब्लोअर्स के संरक्षण की बात कही थी, और ये इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2011-12 में दी थी। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न होते हैं? तो इसमें जो है लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन और हेनरी फ्यूल ये सभी का मानना है। लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीतिक द्विभाजन का युग कहा जाता है? तो जो प्रथम चरण होता है उसको जो है लोक प्रशासन के द्विभाजन का चरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विशेषता है? तो नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विशेषता है नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की वियुक्ति और लागत में कटौती करना। ये तीनों चीज़ आते हैं। संगठनात्मक केंद्रीकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। मानव संबंधी सिद्धांत में स्क्वीलर है। स्क्वीलर क्या चीज़ होती है कि वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है उसे जो है स्क्वीलर कहा जाता है। यहाँ पे जो है कुछ घटनाएं दी गई हैं और उन घटनाओं से संबंधित जो है विचारक दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो है लोक प्रशासन की कहावतें, तो ये आपका संबंध है जो है हर्बर्ट साइमन से। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये चेस्टर बर्नार्ड की रचना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आपकी हेनरी फ्यूल का है। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टन मार्क्स का है। निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत जो है पर्चियां संलग्न है के रूप में किया है? तो ये ब्लिंडावस्की नामक विचारक है। इन्होंने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है और इन्होंने 1964 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ बजटरी प्रोसेस में बजट को जो है लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमतें पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया था। निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का सृजन करता है? तो शून्य आधारित जो बजट का सृजन करता है पीटर ए फिर हैं और इसका विकास जो है सर्वप्रथम अमेरिका में 1969 में हुआ था और राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में इसे लागू किया था। इसमें बजट तैयार करते समय विभागों की किसी चीज़ को पहले से मानकर नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसे कोरे कागज से शुरुआत करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मार्टिन मार्क्स की नौकरशाही का सही अनुक्रम है? तो देखिए जो मार्टिन मार्क्स यानी एफ मार्क्स हैं उनकी जो नौकरशाही का जो क्रम है उसमें सबसे पहले आता है अभिवाहक नौकरशाही, फिर आता है जातीय नौकरशाही, फिर संरक्षण नौकरशाही, फिर योग्यता नौकरशाही। इनकी जो मार्टिन मार्क्स की जो प्रसिद्ध कृति है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू द ब्यूरोक्रेसी 1969। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं और दोनों को जो है कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। पहला है किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है? कर्मचारी बहुधा दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण तथा तकनीकी के अधीन होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण कथन की सही व्याख्या है। ई शासन क्या है? तो ई शासन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका देखिए लागत दक्ष हो, पारदर्शी हो, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक होती है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टन कापलान ने नहीं की थी? देखिए, शक्ति संतुलन है, और जो है मजबूत द्विध्रुवीय प्रणाली, शिथिल शिथिल और जो है शक्ति वो ढीली, जो दोनों, लेकिन एक ध्रुवीय प्रणाली की जो है बात वो अपने इसमें नहीं करते हैं। मार्टिन कैप्लान ने 6 प्रकार की जो है व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसमें 3 जो है अपनी कल्पनात्मक थी और 3 जो है उनकी व्यवहारिक थी। निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? तो शक्ति संतुलन की तकनीक क्या क्या है? हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना, बफर राज्यों का निर्माण करके अन्य की विधियां अपनाना जो है शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में नरजाति नरसंहार का आरोप लगाया था और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त थी। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की थी। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बनाया था? तो देखते हैं इनके क्या क्या आधार थे। इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार है, ये आधार इनका था। सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, ये भी था। इराक में सत्ता परिवर्तन, ये भी था। इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाई, यह आधार बिल्कुल भी नहीं था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभरकर सामने आया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा जो है जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभरकर आया था। वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गणराज्यों को मदद दी गई थी? तो उस समय जो है दक्षिण ओसेटिया और अब खाजिया दोनों को जो है मदद की गई थी। समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। पहला, समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील, अनन्य आर्थिक जेट के रूप में 200 मील। उपयुक्त तीनों आधार पर जो है समुद्र पर हकदारी होती है। यह जो है अधिनियम जो है 1994 से प्रभावी है। 1982 में इसमें जो 157 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। सर जॉन चिलकोटे आयोग ने दोषी पाया वर्ष 2003 में युद्ध पर यूके के आचरण का। सर जॉन चिलकाट की अध्यक्षता में गठित इराक इंक्वायरी एक ब्रिटिश पब्लिक आयोग था जिसका काम इराक वार में विभिन्न देशों की भूमिकाओं का पता लगाना था। सर जॉन चिलकाट ने वर्ष 2003 में इराक के युद्ध पर यूके के आचरण को दोषी पाया था। वाशिंगटन कंसेशंस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो वाशिंगटन कंसेशन क्या है? राज्य के अनुशासन है, कर सुधार है, वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण, लेकिन राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था वाशिंगटन कंसेशन के तहत नहीं आती है। वाशिंगटन कंसेशन 1989 में विकासशील देशों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 10 सूत्री जो है आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। यह स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज देने की बात भी करता है। इसके अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन पर सुधार एवं वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण आदि को शामिल करते हैं, न कि राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था को। बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त किया है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शांति के लिए शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, ये 1950 का है। स्वज संकट 1956 है। इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव जो है 2002 से संबंधित है। कोसोवो में यूएन मिशन 1999 से संबंधित है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी सूची ए है, सूची 2 से मिलाना है। पारंपरिक हथियार कटौती संधि कब हुई थी? तो पारंपरिक हथियार कटौती संधि 1990 से संबंधित है। सामरिक हथियार कटौती संधि 1991 से संबंधित है। प्रथम सामरिक हथियार कटौती जो द्वितीय है ये 1993 से संबंधित है। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंधित संधि जो है
1996 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे? तो केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण के बाद जो है अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान से अपने दूतावास समाप्त कर दिए थे और ये घटना 1998 में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो रोनाल्ड रीगन ने यूएसएसआर को जो है दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा 1981-89 में दी थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छी पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये जो नीति थी गुजराल डॉक्ट्रिन, इसे इंद्र कुमार गुजराल ने प्रतिपादित किया था। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।